Assalamualaikum. I am Hafsa Alisa Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Alisa Yaqub. Today we discuss on the लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव, यानी कि लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ क्या होती है, यानी कि डेवलपमेंट क्या होती है, इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से चलती है। एक इंसान जब पैदा होता है और उसकी लास्ट जो एंड एजिंग स्टेज होती है, तब तक एक इंडिविजुअल की एजिंग यानी कि उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो चलती रहती है। डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल की ऑल ओवर लाइफ के अंदर जो है वो चलता रहता है। डिफरेंट स्टेजेस आती है, इन्फेंसी स्टेज आती है, चाइल्डहुड आता है, एडोलेसेंस आता है, फिर इंडिविजुअल जो होता है वो अडल्ट होता है, फिर वो ओल्डर एज में आता है, एजिंग की तरफ जाता है। इस तरह ये जो डेवलपमेंट होता है ये डेवलपमेंट होती है, ये चलती रहती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और कौन सी जो है वो रिसर्चेस की जा चुकी हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी के ऊपर, या डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी रिसर्चेस जो है वो रिसर्चर यूज़ करते हैं, और जो एक रिसर्च जो है वो जब कंडक्ट की जाती है तो किन एथिक्स को मद्देनज़र रखा जाता है, और आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन ग्रो, चेंज एंड अडॉप्ट अक्रॉस द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, कि किस तरह एक जो इंसान है वो किस तरह से बढ़ता है, किस तरह वो ग्रो करता है, किस तरह उसके अंदर जो है वो चेंजिंग आती है। वो चेंजिंग जो है वो सोशली भी आ सकती है, उसकी कोग्निशन के अंदर भी आ सकती है, उसकी फ़िज़ीक के अंदर भी वो चेंजिंग आ सकती है, और किस तरह एक इंडिविजुअल जब वो ग्रो करता है आगे बढ़ता है, उसकी एज जैसे जैसे गुजरती है तो किस तरह वो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट जो लाइफ के अंदर हैपनिंग्स होती है, किस तरह वो उन्हें अडॉप्ट करता है, किस तरह वो डिफरेंट फंक्शनिंग जो है उनको परफॉर्म करता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रिसर्च द स्टेजेस ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम द पेरेंटल स्टेज टू द इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। जो रिसर्चर होते हैं, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि किस तरह एक जो जब एक बच्चा पैदा हुआ है वो इन्फेंसी स्टेज में गया है, फिर किस तरह वो आगे बढ़ता है, चाइल्डहुड में जाता है, अडल्टहुड में जाता है, तो उसकी फ़िज़ीक के अंदर उसकी फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर उसकी जो कोग्निशन है, उसकी जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो किस तरह से वो भी ग्रो करती है, किस तरह उसके अंदर चेंजिंग आती है। ये एक डेवलपमेंट का फिगर है कि किस तरह एक बच्चा पैदा हुआ है, किस तरह फिर वो स्कूल गोइंग हुआ है, किस तरह वो इन्फेंसी स्टेज में आता है, फिर वो अडल्ट होता है, ठीक है, और किस तरह फिर वो अपनी ओल्ड एज में जाता है। यानी ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो पैदा होने से मरते दम तक जो है वो एक चलता रहता है। द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस, यानी कि जो एक डेवलपमेंट होती है उसके अंदर एक इंडिविजुअल को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। उसके बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट है उसे देखा जाता है, उसकी कोग्निशन के अंदर चेंजिंग को देखा जाता है, उसकी जो इमोशनल ग्रोथ होती है, जो इमोशनली चेंज आता है उसके अंदर, उसको भी स्टडी किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर एक इंडिविजुअल का देखा जाता है कि उसके कौन से जीन्स जो हैं उसके वो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुए हैं, उसके ब्रेन ने कितना डेवलप किया है, किस तरह एक इंडिविजुअल जब जैसे जैसे एज गुजरती है तो कैसे जो ब्रेन है वो डेवलप करता है, कैसे हाइट के अंदर चेंजिंग आती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी छोटी सी हाइट होती है, और फिर जो लास्ट उसकी स्टेज है तब तक उसकी हाइट कितनी हो गई होती है, उसके वेट के अंदर जो होता है वो इजाफा होता है, उसकी मोटर स्किल्स जो होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और उसकी न्यूट्रिशंस जो होती है, उसकी जो डाइट होती है उसका उसकी हेल्थ के ऊपर कितना इफ़ेक्ट आता है, उसके हार्मोन्स किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह हार्मोन्स के अंदर चेंजिंग आती है, प्यूबर्टी स्टेज जब आती है तब हार्मोनल लेवल जो होता है वो क्या होता है, और जब डिफरेंट डिजीज़ आती है उसका एक इंडिविजुअल के ऊपर कितना इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि जो कोग्निटिव प्रोसेस है जिसके अंदर आ जाता है कि एक इंडिविजुअल के किस तरह से थॉट बनते हैं, किस तरह से उसकी लैंग्वेज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी नो वर्ड्स होते हैं, वो नहीं बोल रहा होता, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैबलिंग पे आता है, 1 वर्ड पे आता है, 2 वर्ड पे आता है, और फिर वो सेंटेंस बोलने लग जाता है। और एक इंडिविजुअल जो एक बच्चा जब वो पैदा हुआ है उससे उसकी लास्ट एंड तक उसकी इंटेलिजेंस के अंदर कितनी चेंज आ रही है, कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है,
और जितना वो अपने वर्क के अंदर एक्सपर्ट हो रहा है तो वो क्या चेंजिंग आ रही है। सोशल इमोशनल किस तरह से एक जो इंडिविजुअल है वो ग्रो कर रहा है, किस तरह उसके इमोशंस के अंदर चेंज आ रहा है, उसके इमोशंस किस तरह से स्टेबल हो रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से बन रही है, या इमोशंस जो हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को किस तरह से बना रहे हैं। ये डिफरेंट जो बायोलॉजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल जो प्रोसेस होते हैं इनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। यहाँ की जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है इसके अंदर स्टडी किया जाता है बायोलॉजिकली तौर के ऊपर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, किस तरह सेंसेस परसेप्शन वर्क कर रही हैं और एक इंडिविजुअल की जो कॉग्निशन है, उसकी जो थिंकिंग है, मेमोरी, इंटेलिजेंस है, इसके अंदर किस तरह चेंजिंग आ रही है, वो किस तरह उसकी डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या वो लर्न कर रहा है, उसकी लाइफ स्पैन किस डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, वो सोशली किस तरह उसकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रो कर रही है, और उसके जो मेंटल प्रोसेस है उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, क्या वो हेल्दी इंडिविजुअल रहा है या उसके अंदर अबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। इन तमाम जो ये पिलर्स एंड प्रोसेस को एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। सम कंटेम्परेरी कंसर्न जिसके अंदर के देखा जाता है कि हेल्थ एंड वेल बीइंग, कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी हेल्थ का कितना उसकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर एक इंडिविजुअल हेल्दी होगा तो उसका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा, अगर उसकी हेल्थ डेवलप होगी तो वो एक जो है वो हेल्दी वेलबींग नहीं होगा, उसकी मेंटल हेल्थ भी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा देखा था कि जो पेरेंटिंग होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका कितना इख्तियार होता है, कितना वो अपना रोल प्ले करते हैं एक इंडिविजुअल, एक इन्फेंट, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के अंदर, किस तरह से जो एजुकेशन है वो अपना रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के अंदर। सोशल कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं यानी डिफरेंट जो कल्चर होते हैं और जो डाइवर्सिटी होती है उसको भी देखा जाता है डेवलपमेंट के अंदर, यानी जो हर एक कल्चर होता है वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी ज़ुबान अलग होती है, उनके अपने जो होते हैं वो रूल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नाम्स होती हैं। तो हर एक कल्चर के जो रहने वाला चाइल्ड होता है उसको अलग इन्वायरमेंट मिलता है। हर एक जो इंसान होता है, हर एक जो बच्चा है वो भी दूसरे से जो है वो डिवर्स है, वो डिफरेंट है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है। तो इस तरह जो ये डिफरेंट कल्चर्स होते हैं ये भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस पर देखा जाता है कि डिफरेंट कल्चर्स जो है इनके हवाले से देखा जाता है कि किस तरह एक जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट के अंदर वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो सोशल पॉलिसी है वो कितना इफ़ेक्ट करती है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी है तो एक जो इंडिविजुअल अगर वो एलीट क्लास फैमिली के अंदर उसकी डेवलपमेंट हुई या एक मिडल में भी अगर उसकी डेवलपमेंट हुई है तो उसका जो पर्सनालिटी होगी उसकी पर्सनालिटी अलहदा होगी। और यही जो एक जो बच्चा है वो पॉवर्टी के अंदर जो है पैदा हुआ है और उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो ठीक तरह से नहीं होती, उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट आता है, वो मेल न्यूट्रिशियस का उसे सामना करना पड़ता है, उसे प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उसे प्रॉपर जो है वो गाइड नहीं किया जाता, वो एजुकेटेड नहीं उसको किया जाता, जिससे उसकी जो लाइफ होती है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एज, एज का एक इंडिविजुअल की जो हैप्पीनेस होती है उसके साथ बहुत ज़्यादा जो होती है वो लिंक कर रही होती है, कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह एक इंडिविजुअल की एज ज़्यादा होती है वो ज़्यादा हैप्पी फील करता है, क्योंकि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल जो होता है वो उसकी एज ज़्यादा होती है तो वो उतने ही ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को फेस करता है, उतना वो लाइफ को अंडरस्टैंड करने लग जाता है, उतना ज़्यादा वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है। इससे क्या होता है कि उसको हैप्पीनेस फील होती है। कॉन्सेप्शन ऑफ एज, इसके अंदर देखा जाए कि बायोलॉजिकली एक जो इंडिविजुअल है उसकी एज क्या, साइकोलॉजिकली उसकी जो थिंकिंग, उसका जो मेंटल लेवल है वो कितना है, और सोशल इमोशनली जो है वो एक इंडिविजुअल जो है उसकी एज क्या है, इनको भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। डेवलपमेंट के अंदर कुछ इश्यूज भी आते हैं, यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर हो गए। नेचर होते हैं यानी इंस्टिंक्टली तौर के ऊपर जो जिस नेचर के ऊपर, कुदरत के ऊपर जो एक इंडिविजुअल है वो पैदा हुआ है, और यानी कि उसे अपने पेरेंट्स से क्या जीन्स मिले हैं, क्या उसका हार्मोनल लेवल है, वो क्या उसे हेरिडिटी से किस तरह का मटेरियल मिला है। और नर्चर होता है यानी कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर नेचर को देखा जाए तो अगर क्रोमोसोमल इम्बैलेंस हो जाए, क्रोमोसोम ठीक तरह से डिलीवर नहीं हुए, तो हो सकता है अगर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी हो जाए एक चाइल्ड को। और यही अगर नेचर के अंदर अगर एक इंडिविजुअल को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो उससे भी उसकी जो हेल्थ होती है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है। एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर वो स्टेबिलिटी रहती है या चेंजिंग आती है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल की अगर पर्सनैलिटी है तो क्या वो स्टेबल है,
या अगर उसके कोई इमोशनल उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो उसके अंदर कोई चेंजिंग आई है। कॉन्टीन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है या कैटरपिलर जो है वहीं पे अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो आगे डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इस तरह ये डिफरेंट डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं वो रिसर्चर स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। थेरीज ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी से लेके ओल्डर एज तक जो है एक इंडिविजुअल को, एक जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट को डिफरेंट थेरीज़ की नज़र से देखा जाता है। फ्राइड ने अपनी थेरी पेश की जिसके अंदर उसने अपने डिफेंस मैकेनिज़्म बताया और उसने अपनी 5 डिफरेंट स्टेजेस बताई, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जो कि ओरल, एनल, फेल्क, लेटेंसी, जेनिटल होती हैं। अब हम देखेंगे किस किस तरह जो है एक जो इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट से लेके किस तरह अडल्ट तक जब एक इंडिविजुअल ग्रो करता है तो कौन कौन सी स्टेज से उसे गुजरना पड़ता है। इसी तरह एरिक्सन ने अपनी 8 स्टेजेस दी जो कि साइकोसोशल थेरी थी। इसके अलावा पियाजे ने कोग्निटिव थेरी दी थी जिसकी 4 स्टेजेस थी। इसके अलावा जो है वो बिहेवियरल सोशल कोग्निटिव थेरी जिसके अंदर आए थे कि किस तरह रीइंफोर्समेंट के ज़रिए एक जो चाइल्ड है उसके बिहेवियर को शेप किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, किस तरह जो है वो पनिशमेंट दी जाती है या किस तरह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जा सकती है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो कि बिहेवियर को जो है वो स्ट्रेंथन करती हैं या फिर वीकन करती हैं। इथोलॉजिकल थेरी फॉर एग्जांपल जिस तरह के अगर एक कोई भी अगर चिक है, अगर वो पैदा हुआ है तो पैदा होता है या अगर वो जिस चीज़ को देखेगा वो उसे, जिस भी मूविंग ऑब्जेक्ट को वो देखेगा तो उसे वो अपनी मदर समझेगा और उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। इस तरह ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है जब हम स्टडी करते हैं एक डेवलपमेंटल प्रोसेस को इन्फेंट से लेके ओल्ड तक और उसकी कोग्निशन को, उसकी जो फिज़िकल उसका प्रोसेस होता है, उसकी सोशल इमोशनल प्रोसेस को, तो हम इन डिफरेंट थेरीज़ के ज़रिए जो है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरह पियाजे ने कोग्निशन की थेरी दी है जिसके अंदर उसने उसकी 4 स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो उसके अंदर फॉल करता है, जिसके अंदर वो देखता है, वो उसका स्कीमा बनता है, उसके थॉट बनते हैं, वो ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है वो चीज़ों को। जो 2 से 7 साल का जो होता है बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, वो पियाजे की जो कोग्निशन स्टेज सेकंड स्टेज है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो उसके अंदर फॉल करता है, जिसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म के अंदर वो होता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस देता है, वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो दूसरों को नहीं सुनता, या जिसके अंदर उसकी जो लैंग्वेज है वो बोलना शुरू करता है। उसके बाद जो पियाजे की 3rd स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिससे 7 से 11 साल का बच्चा इंक्लूड होता है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करता है। और ऐसे ही जो उसकी 4th स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर 11 साल से लेके जो अडल्टहुड तक जो बच्चा, जो चाइल्ड है, जो अडल्ट है वो फॉल करता है। उसके अंदर जो है उसकी कोग्निशन इस हद तक इम्प्रूव हो गई होती है कि वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, वो लॉजिक को फाइंड आउट करता है, हर बात के पीछे जो है वो लॉजिक ढूंढता है और वो लॉजिकल डिसीजन लेता है। इस तरह ये जो 4 स्टेजेस हैं ये जो डिफरेंट एजेस के अंदर जो है ये फॉल, एजेस के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर ये फॉल करते हैं, और इस तरह ही हम डिफरेंट थेरीज़ के ज़रिए जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। ऐसे ही एरिक्सन ने अपनी जो है साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो थेरी है उसे पेश किया, जिसकी जो होती हैं 8 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर इन्फेंट इंक्लूड होता है, फिर 3 इयर्स तक चाइल्ड आता है, फिर 3 to 5, फिर 5 से 13, इस तरह 65 एंड ओल्डर जो स्टेज होती है तब का भी जो ओल्डर होता है वो इंडिविजुअल होता है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। और इस तरह के हर एज का जो बच्चा होता है वो किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इन्फेंट है तो उसके अंदर जो है वो 18 मंथ तक का जो इन्फेंट है वो इंक्लूड होता है इस स्टेज के अंदर, जिससे वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट करना सीखता है कि उसके अंदर अगर वो ट्रस्ट उसका बिल्डअप होता है, उसकी अच्छी उसको डेवलपमेंट मिलती है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो एक जो चाइल्ड होता है, जो एक इन्फेंट होता है, उसके अंदर एक होप पैदा होती है। और अगर ऐसा नहीं होता, उसको ट्रस्ट नहीं मिलता, तो फिर वो मिसट्रस्ट करता है।
ठीक है। और इस तरह ये डिफरेंट स्टेजेस से जो चाइल्ड होता है वो गुज़रता है, और जिस जिस तरह एज एक इंडिविजुअल की ज़्यादा होती है, इस तरह हर एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुज़रता है। ऐसे ही जो मैस्लो की हायरार्की है, जिसे हायरार्की ऑफ नीड कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी बेसिक नीड के ऊपर फोकस करता है कि उसको रहने के लिए घर मिले, पानी मिले, खाना मिले, ठीक है। उसके बाद वो अपनी सेफ्टी नीड की तरफ जाता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले। फिर वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है कि मैं दूसरे से प्यार करूँ, दूसरा मुझे भी चाहे। फिर वो सेल्फ़ इस्टीम की तरफ जाता है कि मुझे जो है वो मेरी सेल्फ़ इस्टीम हाई हो, दूसरे लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। फिर वो सेल्फ़ एक्चुअलाइज़ होता है, वो ख़ुद को अंडरस्टैंड करता है, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उससे वो पहचानता है। इस तरह जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे एक इंडिविजुअल जो है उसकी हैप्पीनेस ज़्यादा आती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल क्या होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है, उसको अपनी इंपॉर्टेंस का, उसको अपनी वर्थ का पता चल जाता है। ऐसे ही फ्राइड की जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, जिसके अंदर आ जाता है कि ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेंटल डिफरेंट एज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं। जो सबसे पहले इन्फेंट होता है वो ओरल स्टेज के अंदर आता है, जिसके अंदर वो अपनी जो प्लेयर है वो हासिल करता है मौत के ज़रिए, यानी सकिंग के ज़रिए, ठीक है, मिल्क सक करना, ठीक है, स्वेलो करना, ठीक है। सबसे वो सेटिस्फाई होता है अपनी ओरल के ज़रिए, ओरल नीड अपनी पूरी करता है। उसके बाद जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, इन्फेंट बड़ा होता है, फिर वो एनल स्टेज में आता है जिसमें उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। फिर वो फेलिक स्टेज में जाता है जहाँ पे वो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स या ओडिपस कम्प्लेक्स का उससे सामना करना पड़ता है। फिर वो लेटर स्टेज में आता है जिसमें उसको कोई भी वो सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ तवज्जो नहीं देता, अपनी तमाम तर जो एनर्जी होती है वो प्ले के अंदर वो लगाता है। और लास्ट पे जो है एक इंडिविजुअल जब वो जेंटल स्टेज पे आता है तब वो अपनी प्यूबर्टी की एज में होता है, और फिर वो इंटरकोर्स की तरफ अपने पार्टनर को सिलेक्ट करता है। इस तरह जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से एक जो इंडिविजुअल है वो पास करता है। और अगर किसी एक भी स्टेज के अंदर वो जो चाइल्ड है, वो जो इंडिविजुअल है, उसकी नीड फुलफ़िल नहीं होती तो वो उधर ही फिक्स्ड हो जाता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर फिक्सेशन आ जाती है, वो एक नॉर्मल वेलबींग की तरफ नहीं जा पाता, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो क्लैशेस आ जाते हैं, फ्लॉज आ जाते हैं। अब एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन को, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो डेवलपमेंट एरिया है, उसको स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने डिफरेंट रिसर्चेस की, जिसके लिए वो डाटा जो है पहले वो कलेक्ट करते हैं। डाटा वो डिफरेंट रिसोर्सेज से इकट्ठा करते हैं। पहले वो ऑब्ज़र्व करते हैं एक इंडिविजुअल को, जब उनके पास एक क्लाइंट या कुछ कोई पेशेंट आया, या वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, नेचुरल ऑब्ज़र्व करके डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर वो इंटरव्यू लेते हैं, बातचीत करते हैं, और दूसरे का जो होता है वो उसका नज़रिया जो है वो जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, या वो केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी जो होता है वो सिंगल स्टडी होती है, हर एक इंडिविजुअल से अलग बात करना और उससे डाटा इकट्ठा करना। फिजियोलॉजिकल मेजर जो है वो की जाती हैं, ईईजी देखी जाती है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट जो है वो उसके हार्मोनल बैलेंस जो है इनको स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इसके ज़रिए ब्रेन की जो एक्टिविटी है, उसका जो मेंटल लेवल है उसे चेक किया जाता है। डिफरेंट जो होते हैं वो मेंटल टेस्ट किए जाते हैं, जिसके ज़रिए इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी इंटेलिजेंस क्या है, इसके ज़रिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किए जाती है, इसके ज़रिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। इस तरह डिफरेंट मेथड के ज़रिए जो है एक रिसर्चर डाटा इकट्ठा करता है अपनी रिसर्च के लिए, और फिर वो डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो रिसर्च करता है। रिसर्च करने के लिए लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के ऊपर जो एक रिसर्चर है वो डिफरेंट डिज़ाइन को यूज़ करता है। वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता है, जिसके अंदर वो एक कंट्रोल ग्रुप लेता है, डिफरेंट वेरिएबल्स लेता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेता है, डिपेंडेंट वेरिएबल लेता है, और रिसर्च करता है और रिज़ल्ट चेक करता है। फिर वो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच को अप्लाई करता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशन को लेता है और उनके ऊपर जो है वो स्टडी करता है। और या फिर वो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को स्टडी को फॉलो करता है कि वो फिक्स्ड पॉपुलेशन जो उसने एक दफ़ा में सिलेक्ट कर लिया है, तो बार बार उसने जो भी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के लिए उसने और फर्दर रिसर्च करनी होगी, वो उन्हीं फिक्स्ड पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो टेस्ट अप्लाई करता है और उन्हीं को वो स्टडी करता है। रिसर्च को कंडक्ट करते हुए जो एक रिसर्चर होता है उसको डिफरेंट एथिकल जो इश्यूज होते हैं उसको देखना पड़ता है, या डिफरेंट जो एथिक्स होते हैं उनको उसे फॉलो करना होता है, जिसके अंदर आ जाता है इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि उनसे एक फॉर्म फिल करवाना, उनको इन्फॉर्म करना
कि उनके जो है उनके अकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, या अगर एक क्लाइंट है तो उसके ऊपर कौन सा जो है वो टेस्ट अप्लाई होने लगा, या उसके ऊपर जो है वो क्या जो है वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट उसे देने लगे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी अगर हमने किसी को भी अपनी रिसर्च के लिए लिया है तो उसका जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है वो सेव रहे, उसको जो है उसकी प्राइवेसी रहे। डीब्रीफिंग की जाए, यानी कि जो भी उसके ऊपर अप्लाई करने लगे, अगर रिसर्च करने लगे हैं तो उसको बताया जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसके साथ किसी भी किस्म का जो है वो धोखा ना किया जाए। और जो भी रिसर्चर जो है वो रिसर्च के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी जान की हिफाजत की जाए, उनको किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान ना हो। रिसर्च के अंदर किसी भी किस्म की बायसनेस ना की जाए, ना तो जेंडर बायसनेस की जाए कि मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए दैन फीमेल से, और ना ही किसी भी किस्म की कल्चर बायसनेस हो कि कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए कि ये जो इंडिविजुअल है ये पाकिस्तान का है या ये जो है ये आउट ऑफ कंट्री का है। सबको जो है वो इक्वल एक ही तरह का इंडिविजुअल समझते हुए उनके ऊपर रिसर्च अप्लाई की जाए, उनसे डाटा इकट्ठा किया जाए और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो रिसर्च की जाए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।